22 अप्रैल के हमले के अपराधियों और उनके योजनाकारों को न्याय के कटघरे में लाया जाए। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। सारी मस्जिदों की कार्यवाही नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, आनुपातिक और जिम्मेदारी पूर्ण है। जय नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। मेरे साथ है मेरी सहयोगी रिया। और देखिए, जो पहलगाम का बदला है वो ले लिया गया है ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। लगातार सुबह से ही हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। थोड़ी देर पहले सेना की तरफ से ब्रीफिंग भी हुई जिसमें बताया गया कि किस तरह से एक कैलकुलेटिव तरीके से उठाया गया कदम था। अब सीधे लिए चलते हैं आपको न्यूज रूम से। योगी संजय की मौजूदगी है, वो बताएंगे आपको कि आखिरकार कहां पर किस तरीके से ये पूरा हमला जो है वो किया गया है। संजय, ओवर टू यू। बिल्कुल सही आपने खुशबू कहा, लेकिन आपको दिखाते देखिए हमला तो जो किया गया वो इंडियन आर्मी ने बकायदा समझा दिया कि कैसे आखिर बम गिराया गया। सबूत इस बार कोई नहीं मांगने वाला, क्योंकि सबूत के साथ बकायदा 2 मिनट का वीडियो जारी किया गया। लेकिन हम आपको दिखाते हैं कि बहावलपुर सबसे ज्यादा फोकस ऑफ एक तरह से उस पर क्यों रहा है। और ये एक मस्जिद है, मरकज है, जिसको टारगेट किया गया है। ये है जामिया मस्जिद सुभान अल्लाह। ये वो इलाका है जहां पर मसूद अजहर यानी जैश-ए मोहम्मद का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर है और लगभग 200 एकड़ के दायरे में ये पूरा आप देख सकते हैं प्रेमिसेस जो इसका इलाका है, इसकी बाउंड्री फैली हुई है। और भारतीय सेना का टारगेट ये सबसे बड़ा था, क्योंकि कहा जाता है कि जैश-ए मोहम्मद की तरफ से यहीं पर जितने आतंकवादी होते हैं उनको ब्रेन वॉश भी किया जाता है, उनको रिक्रूट किया जाता है और इसके बाद इनको अलग अलग सेंटर ठिकानों पर भेजा जाता है। आप देखिए कि ये पूरा इलाका है, ये दरअसल एक नेशनल हाईवे यहाँ पर है, ये पाकिस्तान का नेशनल हाईवे बहावलपुर का है और NH5 के बगल में ये बसा हुआ है, जिसके पूरे किनारे पर यहाँ से वहाँ तक जितनी बाउंड्री आपको दिखाई दे रही है। और ये देखिए, ये सेंटर पॉइंट है जहाँ पर भारतीय सेना ने अटैक किया है। ये मस्जिद का गुंबद है और जिसको एक तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। लेकिन अंदर जब आप जाएंगे आपको समझ में आएगा कि ये 2-3 फ्लोर की इस तरीके से बनी है, लेकिन जो फ्लोर नीचे होता है, कंक्रीट होती है, उसके नीचे बकायदा तहखाना बनाया गया था। वहां होता क्या था, वहां हथियार रखे जाते थे, वहां पर दूसरे तमाम जो एक तरह से इस्तेमाल होने वाले आतंकवादी गतिविधियों में सामान होते हैं वो रखे जाते हैं। और ये अपने आप में हैरान करने वाली चीज, भारतीय सेना को जब इसकी जानकारी मिली उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। और इसीलिए दूसरा ये होता है कि जैश-ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर यहां पर जब है तो ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है कि बहावलपुर को ही टारगेट किया जाता है। एक तो मसूद अजहर का पूरा जो चेन सिस्टम बनाया गया वो तोड़ा जा सकता है, दूसरा ये भारत के राजस्थान से भी सटता है, दूसरा पंजाब के फिरोजपुर से भी सटता जिला है। आप अंदाजा लगाइए कि इस हेडक्वार्टर से भारत के 2 हिस्सों में आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जा सकता है। और ये जो नेशनल इंटरनेशनल बॉर्डर है वहां से 100 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। दूसरा सबसे बड़ा जो ठिकाना लोकेट किया गया था उनमें से एक ये माना जा रहा है, वो इसलिए क्योंकि यहां पर जिस तरीके से 200 प्लस यानी 200-250 के आसपास यहां मोबाइल सिम एक्टिवेट बताए जा रहे थे। यानी अंदाजा लगाइए कि यहां पर बड़ी संख्या में आतंकी गतिविधियां की जा रही थी। एक तरफ भारत लगातार तमाम एक्शन ले रहा था, इसके बावजूद यहां पर या तो उनको ट्रेन किया जा रहा था या तो फिर उनको ब्रेन वॉश किया जा रहा था या कोई स्ट्रेटजी बनाने की तैयारी की जा रही थी खुशबू। और यही कारण है कि इस पूरे प्रेमिसेस को टारगेट किया गया। बहुत सारे इलाके हैं जिनको हम आपको बताएंगे, जैश-ए मोहम्मद या फिर लश्कर ए तैयबा का वो टारगेट हिट किया गया है भारतीय सेना की तरफ से। लेकिन इसको नेस्ते नाबूद करना वाकई में जरूरी था। इसका कारण यही था कि यहां से लोगों को ब्रेन वॉश करने के साथ साथ यहां से प्लान तैयार किए जाते थे। ये वो इलाका है जहां पर ISI के भी तमाम जो उनके अधिकारी हैं वो आते हैं, भारतीय सेना के पाकिस्तानी सेना के जवान भी यहां पर आते हैं। और भारतीय सेना के निशाने पर इसीलिए था क्योंकि यहां से आप एक तरह से कह सकती हैं कि भारत के खिलाफ जो जहर उगलने की प्रक्रिया थी वो अब से नहीं दशकों से थी। जब से मसूद अजहर यहां से छूट कर गया था तब से वो यहां पर ठिकाना बनाकर लगातार रह रहा था। और यहां पर तमाम बड़े जो मौलवी अपने आप को मौलाना कहते हैं पाकिस्तान में आकर उससे मिलते थे। और आप सोचिए कि यहां से बैठे बैठे पूरे पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की सेना,
पाकिस्तान की सरकार और आईएसआई सभी से कोऑर्डिनेट करके ये एक तरह से आतंक का गढ़ तो ये बना हुआ था, लेकिन इससे भारत को डिस्टर्ब करने की यहां से प्लानिंग की जाती थी और उसको इसीलिए टारगेट किया गया। अब आप समझिए कि इसकी इंपॉर्टेंस जो हमने आपको बताई कि ये पंजाब के एक जिले से, फिरोजपुर से सटता है, राजस्थान के एक हिस्से से सटता है और यहां से आपने देखा होगा पंजाब के हिस्सों में भी ऐसी गतिविधियां जब सामने आती हैं तो इसका जिक्र होता है। आप सोचिए कि यहां से बहुत दूरी नहीं है, इंटरनेशनल बॉर्डर 100 किलोमीटर दूर है। पाकिस्तान का जो पंजाब का हिस्सा है वहां से भारत के पंजाब के हिस्से में जाना बहुत आसान है, वो बहुत उसकी डिस्टेंस नहीं है। वहां पर भी ये इसी तरीके से आतंकी गतिविधियों को फैला सकता है। और इन सब के अलावा राजस्थान के उस हिस्से में जब आप 1965 में जाइए आपको पता चलेगा कि वहां पर जब युद्ध की स्थिति पैदा होती है और वहां पर पाकिस्तानी सेना पहुंच गई थी, वो सब कहां से हुआ था? वो यहीं से एक तरह से ऑपरेट किया जाता है और बैकडोर सपोर्ट किया जाता है। इसीलिए इसको सेंटर पॉइंट बनाया जाता है। इसके अगर पश्चिम में आप जाएंगे सतलुज नदी वहां से बहती है और यह इलाका आधा रेगिस्तानी है और आधा कहा जा सकता है कि उपजाऊ जमीन या फिर यहां पर जंगल, घने जंगल एरिया है। दूसरा यह है कि इसी कैंपस में एक ऐसा भी ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया था जहां जो जंगलों में आतंकवादी भेजे जाते हैं उनकी ट्रेनिंग कैसी होती है, उनको वहां सरवाइव कैसे करना है, क्या खाना है और किस तरीके से ट्रेन होकर महीनों महीनों अगर रुकना है, यह भी बताया जाता था। और यह बाकायदा मसूद अजहर की निगरानी में ही किया जाता था, क्योंकि जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बहुत सालों तक ये रहा था और इसको इस बात का अनुभव था। और जो नए आतंकवादी तैयार किए जाते थे उनको बाकायदा इस बात की तरफ, यानी इसको सिखाया जाता था इसकी तरफ से, और इसके जितने गुर्गे थे उनकी तरफ से उनको ट्रेन किया जाता था। तो आप देखिए कि ये जो 200 एकड़ का पूरा क्षेत्र बताया जा रहा है, ये प्रेमिसेस बताया जा रहा है, इसमें यह मस्जिद है जहां पर नमाज के नाम पर या इस्लामिक धार्मिक गतिविधियों के नाम पर लोगों को गुमराह किया जाता था। और यहां से फिर यह पूरा कैंपस जो आतंकवादियों के रुकने का ठिकाना बनाया गया था, अलग अलग तरीके से यहां पर तालीम के नाम पर, दूसरी चीज़ों के नाम पर इसका इस्तेमाल होता था। और उसके बाद यहां से आतंकवादियों को रिक्रूट करके, ट्रेन करके, इसके बाद एक ट्रेनिंग सेंटर होता था, वहां पर भी भेजा जाता था। कुछ महीने वहां रुकते थे, फिर उनको लॉन्च पैड पर भेजकर भारत की तरफ भेजने की तैयारी की जाती थी। और सबका जो एक तरह से मास्टरमाइंड होता था वो अकेले मसूद अजहर इसी सेंटर से इसको ऑपरेट करता था। इसी की सब कुछ एक तरह से कहा जाए कि एक्टिविटी को प्लान करने का तरीका होता था। तो जाहिर से बात है खुशबू, अब एक और ठिकाना आपको दिखाते हैं। इसके पहले आपने जैश ए मोहम्मद का देखा, बहावलपुर क्यों इंपॉर्टेंट था, लेकिन अब आपको बताते हैं कि मुरीद के क्यों इंपॉर्टेंट है। और ये वो ठिकाना है जहां से मुंबई हमला 2008, अजमल कसाब जिसको ट्रेनिंग दी गई थी कसाब को, इसके अलावा आपको बता दें कि संसद हमले की पूरी कॉन्स्पिरेसी यहां पर रची गई थी। और ये इलाका, ये जो क्षेत्रफल है वो 200 एकड़ के आसपास है। और नाम जो सबसे बड़े आतंकियों में शुमार होता है भारत का नंबर 1 दुश्मन हाफिज सईद। जी हां, ये देखिए आप मैप में, यही वो दरअसल मरकज़ तैयबा, जिसको लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर कहा जाता है। और इसका दायरा ये सिर्फ यही नहीं है, आप समझिए, ये तो मस्जिद का इलाका है। अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ से ये एक्सप्रेसवे, ये हाईवे निकलता है, लेकिन यहाँ से ये पूरा इलाका, यहाँ पर इसमें मेडिकल कॉलेजेस चलते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस चलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कुछ चलता है तो यहाँ पर आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है। आप ये बात समझिए कि ये भी पाकिस्तान, दरअसल पंजाब की, जो पाकिस्तान में पंजाब है उसी में एक ज़िले के अंदर मौजूद है। लेकिन ये सेंटर ऑफ पॉइंट कैसे बन जाता है, क्योंकि हाफिज सईद जो बॉर्डर के करीब कभी कभी आपको दिखाई देता है, ये अगर मैप में देखेंगे तो बहावलपुर से ऊपर यानी उत्तर की तरफ दिखाई देता है, बहुत डिस्टेंस नहीं है, लेकिन यहाँ से बॉर्डर इलाके में डिस्टर्बेंस पैदा करने के लिए ये सेंटर बहुत ज़्यादा एपिसेंटर बन जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस पूरे इलाके में इतना सेफ अपने आप को हाफिज सईद महसूस करता है कि आप सोचिए कि 200 एकड़ के इलाके में ये पूरा एक तरह से साम्राज्य स्थापित किया गया है आतंकवाद का, जिसको वहां की सेना, वहां की सरकार, वहां के आईएसआई सभी समर्थन करती है और बाहर से फंडिंग होती है। इसीलिए हाफिज सईद को लेकर बार बार जब भी खबर आती है तो यहां से उठाकर उसको कहीं और शिफ्ट कर दिया जाता है पाकिस्तान की तरफ से। और इस बार भी जब अटैक किया गया है तो सरकार की तरफ से, भारतीय सरकार की तरफ से, भारतीय सेना की तरफ से पूरी कोशिश रही है कि यहां से कुछ बच कर ना जाए। ये हम आपको सैटेलाइट तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन जिस दौरान हमला किया गया उसके पहले और उसके बाद की तस्वीरें आप देखेंगे तो जमीन आसमान का आपको अंतर दिखाई देगा। कारण है कि ये जो मंदिर का पूरा गुंबद है ये ध्वस्त हो चुका है, खत्म हो चुका है। बंकर बस्टर बम यहां पर गिराए गए, अंदर जाकर वो धमाका हुआ, उसके बाद पूरी मस्जिद तबाह हो चुकी है।
साथ में आपको बता दें कि यहाँ पर कई और कमरे बने हुए हैं जिनमें अब सोचिए कि कसाब को जब वहां से ट्रेनिंग देकर भेजी गई थी, उसके बाद उसने मुंबई हमला किया था और उसके दिमाग में कितना जहर भरा गया था, सब कुछ यहीं पर हाफिज सईद की तरफ से भरा गया था। यानी यहाँ एक तरह से तमाम जो नए लड़के होते हैं जिनको ये लोग गुमराह करते हैं, उसके बाद आतंकवादी बनाते हैं, उनको यहीं पर उनके दिमाग में जहर भरा जाता है, ब्रेन वॉश किया जाता है। और ये लश्कर तैयबा का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर है, जो अड्डा माना जाता है हाफिज सईद का। लादेन और हाफिज सईद दोनों एक समय साथी थे, दोनों की वजह से इस पूरे प्रेमिसेस का निर्माण किया गया था, जिसमें लादेन ने खुद कंट्रीब्यूशन किया था, लेकिन उसके मारे जाने के बाद लश्कर तैयबा का चीफ हाफिज सईद की तरफ से इसको ऑपरेट किया जाने लगा। और यहाँ पर एजुकेशन के नाम पर आप सोचिए लगभग एक यूनिवर्सिटी जैसा माहौल तैयार किया जाता, लेकिन वहां पर होती क्या है कि तालीम देने के नाम पर बाकायदा यहाँ जो लोग आते हैं, जो बच्चे आते हैं, उनको ब्रेन वॉश किया जाता है, उनको इस्लाम की तरफ मोड़ने की कोशिश की जाती है, लेकिन इस्लाम की तरफ मोड़ने के साथ साथ उनको आतंकवाद की राह पर भारत की तरफ मोड़ दिया जाता है। तो ये पूरा जो दायरा है ये साफ तौर पर दिखाता है कि अगर भारतीय सेना का ये टारगेट नंबर 2 था तो क्यों रहा होगा, और अगर लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर टारगेट किया गया है तो इसका मतलब ये है कि हाफिज सईद भी बहुत दूर अब भारतीय सेना के पहुंच से नहीं है। चाहे वो बॉर्डर के इलाके में छिपे, चाहे अपने इस अड्डे में छिपे, चाहे इससे बाहर छिपे, वो बच नहीं पाएगा। बिल्कुल सही, आपने इसके पहले भी जिक्र किया था खुशबू, लेकिन ये दूसरा पॉइंट था जिस पर भारतीय सेना का अटैक। देखिए खुशबू, एक और तस्वीर, भारत का दुश्मन नंबर 3 यानी सैयद सलाउद्दीन, जिसने कभी ये बयान दिया था कि कश्मीर में भारतीय सेना के जवानों का कब्रगाह बना देंगे कश्मीर को, उस शख्स के ठिकानों पर, या कहा जाए कि उसके जितने अड्डे थे उस पर भी चुन चुन करके हमला किया गया है। 9 ठिकानों में उसका एक और ठिकाना ये सियालकोट में है, जो अखनूर के बिल्कुल सटकर है, और कहा जा सकता है कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वहां से बहुत दूर इसकी नहीं है। लेकिन आपको वो पूरी बाउंड्री दिखाते हैं कि यहां पर आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने के साथ यहां एक तरह से स्टे करवाया जाता था, यहां इनको रुकवाया जाता था। और ये पूरा इलाका आप वहां से देखिए, इस पूरे रास्ते से ऐसे घिरा हुआ है, ये पूरी बाउंड्री का हिस्सा है, और इस बिल्डिंग पर, इस इमारत पर टारगेट किया गया है, जिसको ध्वस्त कर दिया गया है। कहा जा रहा है यहां पर बड़ी संख्या में आतंकवादी थे, और ये ध्वस्त होने के बाद की भी तस्वीरें, इसके पहले की भी तस्वीरें अमूमन ये है, ये पूरा खेती बाड़ी वाला, जंगलों वाला इलाका है। लेकिन यहां पर इस पूरे प्रेमिसेस में आप देखिए कि ट्रेनिंग दी जाती थी, यहां अगर कोई गतिविधि होती है, कुछ सिखाया जाता है, गोलीबारी या बंदूक चलाना सिखाया जाता है, हथियार चलाने सिखाए जाते हैं, तो उस दौरान ये लोकेशन में, या कहा जाए कि पकड़ में नहीं आते थे, चूंकि रिहायशी इलाके से काफी दूर है। लेकिन भारतीय सेना के जवानों को इसके इनपुट मिल चुके थे, इसकी जानकारी मिल चुकी थी, जिसके बाद सैयद सलाउद्दीन यानी कि हिजबुल मुजाहिदीन के जो मुखिया है, जो उसका चीफ है, उसके इस ठिकाने को पूरी तरीके से मटियामेट कर दिया गया, तबाह कर दिया गया है। जो आतंकवादी यहां पर थे उनके बचने की संभावना नहीं है। और भारतीय जो सेना थी उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बकायदा इस लोकेशन को बताया गया, जो इस पर गिराए गए हैं बम, उसको भी दिखाया गया। इन सब के अलावा तबाह होने के बाद की तस्वीरें, पहले और बाद की तस्वीरें भी दिखाई गई थी। यानी यह भी कहा जा सकता है कि जो दुश्मन नंबर 3 था उसके ठिकानों को भी खुशबू चुन चुन कर टारगेट करके ध्वस्त किया गया है। और जब यह संख्या साफ होगी कुछ दिनों बाद, हो सकता है पाकिस्तान की तरफ से अभी बात को साफ नहीं किया जाए, लेकिन जब आतंकवादियों के मारे जाने की खबर की कितनी संख्या में मरे हैं, तो इन इलाकों में आप अंदाजा लगाइए कि ये नॉर्मल इलाके नहीं थे जहां पर 1, 2 या छिटफुट आतंकवादी रहे। यहां पर सेंटर होते हैं, यहां पर पॉइंट होते हैं, यहां पर एक तरह से जो पूरा प्लान तैयार करते हैं वो सब होते हैं। और ऐसे में बड़े कमांडर से लेकर बड़े आतंकवादी भी इनमें मारे गए हैं। ये वही इलाका, वही प्रेमिसेस है जिसमें बड़ा धमाका किया गया। खुशबू। बिल्कुल संजय, और देखिए लगातार हम बता भी यही रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से धमाके किए गए हैं, किस तरीके से उन आतंकवादी ठिकानों को खत्म किया गया है।